गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट 19। हमारा टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। जो लास्ट वर्कशीट थी इसमें भी हमने जीवन की मौलिक इकाई जिसमें कोशिका के बारे में पढ़ा था, कोशिका के टाइप्स देखे थे, कितने तरह के कोशिकाएं होती हैं उनके प्रकार देखे थे। आज हम लोग कोशिका के आगे, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर कौन सी झिल्ली प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जंतु है, वो क्या है, उसके अंदर ग्रोथ भी होती है ना, वृद्धि होती है, उत्सर्जन भी होता है, उसको भोजन भी करना होता है, अब वो श्वास भी लेता है ना। तो ये जितने भी सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, जितने भी तंत्र हैं, ये सब किसके बने थे? कोशिका के बने थे, है ना। अब कोशिका से मैंने आपको बताया था, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और वो ये जो प्रोसेसेस हैं इन सबको करते हैं, ठीक है। इन्हीं के लिए हम लोग कहते हैं कि कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखो बच्चों, जो ये हमने देखा था कि अगर ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये उसका क्या है, केंद्रक है, तो इसके बाहर एक केंद्रक झिल्ली होती थी इसके बाहर, ठीक है। ऐसे ये अगर कोशिका है ना, तो कोशिका के बाहर भी एक झिल्ली होती है, ठीक है। ये कोशिका की बाउंड्री होती है, कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो झिल्ली होती है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप हिंदी में क्या कहोगे? इन्होंने कहा है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप इस झिल्ली को, ये जो बाहर है, इसको आप क्या बोल सकते हो? आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर आप इसको कोशिका झिल्ली। बट कोशिका झिल्ली हम लोग पादप कोशिका के अंदर पढ़ेंगे। इनके अंदर जो एनिमल सेल्स हैं उनमें इसको क्या बोला जाता है? बाहर वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। और जो एनिमल सेल, जो प्लांट सेल होते हैं ना बच्चों, उसके अंदर एक और वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और बाउंड्री होती है, जिसको क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली, सेल वॉल बोला जाता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर केवल क्या होती है? केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है। जो बाहरी जो सतह होती है ना, वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब इस प्लाज्मा झिल्ली का काम देखो, प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है कि सेल, कोशिका के अंदर क्या आ रहा है या कोशिका से क्या बाहर जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तो इन सब का बाहर आना जाना किस पे डिपेंड करता है? प्लाज्मा झिल्ली पे डिपेंड करता है। और ये क्या है? ये सिलेक्ट करती है कि कौन इसके अंदर आएगा, कौन इससे बाहर जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्णात्मक परागम्य झिल्ली, ठीक है। आई होप इतना आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जैसे ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, ये इधर केंद्रक झिल्ली हो जाती है, इधर कोशिका की झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली। अब देखो, इसके केंद्रक और इसके बीच में ना बहुत सारे यहाँ पे विशिष्ट, जिनको हम कह सकते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स, वो प्रेजेंट होते हैं, जिनका अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। उनको हम आगे पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी देखो बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली का क्या काम था? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या और भी जितने भी पोषक तत्व हैं, उनको कोशिका के अंदर आना या कोशिका से बाहर जाने का काम, उनको परमिशन देना कि आप अंदर आ सकते हो, आप बाहर जा सकते हो। लेकिन अब ये होता किससे है? तो जो गैसेज होती है ना बच्चों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो ट्रांसमिशन होती है ना, सेल के बाहर से अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, ये किस पे डिपेंड करती है? इस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। आई होप बच्चों इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोशिका के अंदर पानी, जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, वो अगर बाहर से अंदर आ रही हैं या अंदर से बाहर जा रही हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा सांद्रता होगी ना, मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अंदर की तरफ जाएगा, और अगर सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बाहर की तरफ आएगी। तो हमेशा याद रखना बच्चों
कि जो गति है ना पदार्थों के अंदर, जो गति है, चाहे वो पानी की गति हो चाहे वो गैसेस की गति हो, वो किस पे डिपेंड करती है? वो हमेशा ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, और इसी को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। ठीक है। और अगर ये जो विसरण है ना, इसको डिफ्यूज़न बोलते हैं इंग्लिश में। अगर जल का विसरण हो रहा हो ना बच्चों, तो इस विसरण को परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परासरण। ये देखो, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओस्मोसिस। ओके। अब देखो, विलयन की सांद्रता का कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है अल्प परासरण दाबी। अब इसमें देखो अल्प, ये देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हमने एक कटोरी ली, कटोरी के अंदर हमने किशमिश डुबो दिया, बाहर पानी है, ठीक है। कटोरी के अंदर पानी लिया, उसके अंदर किशमिश डाल दी। तो हम लोग सुबह तक देखेंगे कि ये जो किशमिश है ना, ये फूल चुकी होती है, मोटी हो चुकी होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये अल्प परासरण दाबी का एग्जाम्पल है। इसमें जो विलयन में कोशिका की अपेक्षा, जो विलयन है ना, जो सॉल्यूशन, उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू कोशिका के अंदर। ठीक है। तो आपको पता है जब भी बाहर अगर सांद्रता ज़्यादा होगी जल की, तो वो हमेशा अंदर की तरफ जाएगा कोशिका के। अब वो कोशिका के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली कोशिका फूलेगी। इसको बोलते हैं अल्प परासरण दाबी। अब देखो समपरासरण दाबी, मतलब कि जो सेल है वो उसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी है और बाहर भी उतनी ही है, सांद्रता कह सकते हैं हम हिंदी में। तो यहाँ पे कोई भी अदला बदली नहीं होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? समपरासरण दाबी। यहाँ पे कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। तीसरा देखो अति परासरण दाबी। अब इसमें क्या होता है कि जो विलयन होता है ना, उसमें कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है। मतलब कि जो कोशिका है, ये जो कोशिका है इसके अंदर ज़्यादा है, और जो बाहर जिसके अंदर ये रखी गई है ना, जिस सॉल्यूशन में, उसके अंदर सांद्रता कम है। तो अगर जल की सांद्रता बाहर की तरफ कम है, अंदर की तरफ ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। जब अगर सेल से, कोशिका से कोई चीज़ बाहर आ रही है तो उसके आकार पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो छोटी हो जाएगी, है ना, वो सिकुड़ जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं अति परासरण दाबी। आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे। जैसे इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि, जैसे मैंने आपको किशमिश का एग्जाम्पल दिया, वो सब करते हैं। ये था जो परासरण विधि है ना, पानी के अंदर से ही मैंने आपको रिलेट करके पढ़ा दिया। बाकी ये देखो अल्प परासरण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासरण को आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और अति परासरण को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये देखो, ये इन्होंने करके देखा है, रेड ब्लड सेल्स के साथ करके देखा है। तो इनको जैसे अति परासरण दाबी में रखा तो देखो सिकुड़ गए। पहले सेल कैसा था और अब कितना छोटा हो गया। अल्प परासरण में देखा पहले सेल इतना था, अब इसमें डालने के बाद मोटा हो गया। यहाँ देखो ये न्यूट्रल है, समपरासरण में जैसा पहले था वैसा ही अब है। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब ये चीज़ हमने देखी। अब हमने प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था एक आपके जंतु कोशिका होती हैं और एक आपकी पादप कोशिका होती हैं। तो पादप कोशिका में क्या होता है, यहाँ केंद्रक तो हर एक में होता है, दोनों तरह के कोशिकाओं में। इसके अंदर मैंने आपको बताया था बाहर प्लाज्मा झिल्ली होती है, यहाँ पे भी प्लाज्मा झिल्ली होती है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे बाहर एक सेल वॉल भी होती है, जिसको क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। ये आपके प्लांट्स के जो सेल्स की बाउंड्रीज होती है ना, उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जब पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर, पानी की कमी है, ठीक है, अंदर की तरफ कमी है, तो अगर अंदर पानी की कमी हो गई तो क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली सहित जो आंतरिक पदार्थ है ना, वो सारे संकुचित हो जाते हैं, मतलब कि सिकुड़ जाते हैं। ये आपका नॉर्मल पादप कोशिका मानो आप। अब इसके अंदर जैसे कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो ये जो है कोशिका, ये ऐसे सिकुड़ गई। ठीक है, ऐसे हो गई। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोला जाता है जीव द्रव
कुंचन। ठीक है, तो अगर आ जाए जीव द्रव कुंचन क्या होता है तो आप उसके बारे में लिख देना। पादप कोशिका में परासरण द्वारा, परासरण क्या था मैंने आपको समझाया था, जब जल का विसरण कोशिका झिल्ली में होता है। परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। जैसे कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है इनके पास, ये बाउंड्री हो गई, अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इधर आपका केंद्रक हो गया। तो अगर इसके अंदर पानी की कमी हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, जो कि हमने अति परासरण दावी में पढ़ा था, सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसको बोला जाता है जीव द्रव कुंचन। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। वीडियो को 2-3 बार देखना बच्चों, समझ नहीं आई हो तो डाउट्स पूछ सकते हो आप।